Hello friends, welcome back in your favorite channel. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel, that is Easy Way to Learn with Preeti. चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं आज विस्टास का चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, रिटन बाय तिशानी दोषी। तो तिशानी दोषी जी का रिटन है ये, और उनका खुद का लाइफ एक्सपीरियंस बता सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी की तरह उन्होंने शेयर किया है। उन्होंने अर्थ की जर्नी की है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी जहाँ पे अर्थ एंड हो जाती है उस चीज़ को वो एक्सपीरियंस करके लेके आई हैं अपने 52 स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ। वही एक्सपीरियंस उन्होंने यहाँ पर शेयर किया है हम सब के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन समरी। और स्टार्ट करने से पहले आई अपील टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, भूलना मत। स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, present and future, the Antarctica is the place to go to बोन वॉयज। बोन वॉयज का मतलब होता है गुड जर्नी। कि अगर आप किसी भी प्लानट की प्रेजेंट, यानी पास्ट होता है भूतकाल, प्रेजेंट टाइम के बारे में आज का जो टाइम है, और फ्यूचर जो आगे आने वाला टाइम है, उन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो एंटार्क्टिका सबसे बेस्ट प्लेस है जहां आपको ज़रूर जाना चाहिए। बोन वॉयज का मतलब होता है कि आपकी जर्नी अच्छी हो। तो एंटार्क्टिका के बारे में सबको पता भी होगा, एंटार्क्टिका बहुत ज़्यादा आइसी प्लेस है, बहुत ही ठंडा प्लेस है, और ये साउथ पोल की तरफ है। हाईएस्ट ड्राइएस्ट प्लेस बोल सकते हैं आप, कोल्डेस्ट है, विंडेस्ट है ना, कॉन्टिनेंट है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अर्ली दिस ईयर, यानी इस साल की स्टार्टिंग में, अर्ली मतलब जल्दी, काफ़ी पहले की इस स्टार्टिंग की बात है। आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड आर रशियन रिसर्च वेसल। देखिए यहाँ पर वेसल किसी बर्तन के लिए यूज़ नहीं हुआ है, रशियन रिसर्च वेसल यानी एक जहाज़ के लिए यूज हुआ है। कि इस साल की स्टार्टिंग में मैंने अपने आप को रशियन रिसर्च वेसल के ऊपर पाया। द एकेडमिक स्कोल स्काई, ये क्या है? एकेडमिक सोकल स्काई, एक क्या बोलते हैं उसको, एक बोल सकते हैं कि आप इसी के ऊपर बैठ के ना इन्होंने अपनी यात्रा की थी। हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ये जो अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं, इसको बताया है कि इसके ऊपर वो गए थे जो कि संसार का सबसे आप बोल सकते हैं ठंडा, कोल्डेस्ट मतलब सबसे ठंडा है, विंडेस्ट जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आंधी तूफान हवा चलती हैं, तेज़ ठंडी हवाएं, संसार का सबसे ठंडा और ठंडी हवाओं वाला और सूखा महाद्वीप है ये एंटार्क्टिका। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मैड्रास एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स। मतलब यहाँ पे हमारी जो राइटर है तिशानी दोषी जी बताती है, वो क्या कहाँ से है, केरला से है, साउथ से है। तो उन्होंने बताया कि उनकी जो जर्नी थी 13.09 डिग्री नॉर्थ की साइड से, यानी इक्वेटर, अगर आप मैप को देखिए तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा। साउथ में मद्रास की रहने वाली हैं वो, यस मद्रास से के जो है इक्वेटर से 13.09 डिग्री नॉर्थ की साइड इन्होंने अपनी जो है ट्रैवल स्टार्ट की थी। एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग, और इन्होंने जो है 9 टाइम जोन क्रॉस किए अपनी यात्रा के दौरान। देखिए टाइम जोन क्या होते हैं, आप किसी भी एरिया में जाते हैं, लाइक आप इंडिया में रहते हैं और अगर आप किसी अदर कंट्री में जाते हैं तो हर कंट्री का टाइम जोन अलग अलग होता है, और इन्होंने जो है 9 टाइम जोन की बात की है। तो इसका मतलब इन्होंने 9 अलग अलग कंट्रीज़ के टाइम को जो है क्रॉस किया है। इंडिया में तो लगभग सेम टाइमिंग रहेगी, लेकिन अलग अलग कंट्रीज़ में टाइमिंग अलग अलग होती है। 6 चेक पॉइंट्स, 6 चेक पॉइंट इन्होंने क्रॉस किए। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 बॉडीज ऑफ वाटर का मतलब वाटर सोर्सेज, 3 वाटर सोर्सेज को इन्होंने क्रॉस किया। और एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फेयर्स, और कम से कम मतलब बहुत सारे इकोस्फेयर्स क्या होते हैं, इकोस्फेयर्स में आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के जो पर्सन्स होते हैं, लिविंग में और नॉन लिविंग में, दोनों मिलके ही हम इकोस्फेयर बनाते हैं। लाइक फॉरेस्ट है, वाटर है, डेजर्ट है,
ये सारे क्या इकोस्फीयर का ही पार्ट आते हैं। और मतलब बहुत सारे इकोस्फीयर्स को इन्होंने क्रॉस किया था, रास्ते में आए थे ये सारी चीज़ें। तो एक्सपीरियंस बता रहे कि इन्होंने जब साल की स्टार्टिंग में अपना जो है रूसी रिसर्च वेसल के ऊपर अपना जो है स्कोल स्काई के नाम से, एकेडमिक स्कोल स्काई के नाम से इन्होंने अपना जो ग्रुप स्टार्ट किया था जर्नी के लिए। अब आगे है, बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट आई हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार। मतलब जब ये एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के ऊपर इन्होंने सबसे पहला अपना स्टेप रखा, आई हैड बीन ट्रैवलिंग, तो ये जो है ट्रैवल कर चुकी थी ओवर 100 फीट, 100 घंटों से भी 100 आवर्स, 100 घंटों से भी ज़्यादा घंटे का समय ये कार से इन्होंने बिताया था वहाँ पर जाते हुए। एंड अ शिप, और शिप के रास्ते से भी ये गए थे। सो माई फर्स्ट इमोशन, इसलिए मेरा सबसे पहला इमोशन, मेरी सबसे पहली जो फीलिंग थी ऑन फेसिंग एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका को फेस करने का, मतलब एंटार्क्टिका पे जाने का, एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होरिजन वाज रिलीफ फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। मतलब क्या है यहाँ पर कि जब इन्होंने सबसे पहले एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना पहला स्टेप रखा, जब इन्होंने ट्रैवल किया, तो ये बताते कि 100 घंटे से भी ज़्यादा का समय इन्होंने कार से जो है पार किया था, कार से ट्रैवल करके गई थी ये। उसके बाद इन्होंने एरोप्लेन में भी ट्रैवल किया, रास्ते में शिप से भी गई है ये। तो देखिए काफ़ी दूर है, मतलब आप डायरेक्ट एक ही के अंदर जो है वहाँ नहीं जा सकते हैं। और कहते कि मेरा जो सबसे पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने एंटार्क्टिका को देखा है, तो वो कैसा दिखाई देता है, एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या होता है, पहाड़, समुंदर, जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं ना, नेचुरल ब्यूटी, तो वो उसको लैंडस्केप बोलते हैं। नेचुरल थिंग्स जो आपको दिखाई देते हैं, लाइक हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, सी, रिवर, इस तरीके के। तो यहाँ पर उनको बहुत दूर दूर तक बिल्कुल स्पेस लैंडस्केप यानी आइस ही आइस दिखाई दी। एंड इंटरप्टेड का मतलब होता है जिसमें इंटरप्टेड ब्लू होरिजन। आपने कभी ना कभी ऐसा कोई नेचुरल सीन देखा होगा जिसमें ऐसा लगता है कि कोई पहाड़ और आसमान वहाँ एंड में मिल रहे हैं दोनों, मतलब दोनों का जो है मिलने का पॉइंट एक नज़र आता है, उसको बोलते हैं इंटरप्टेड ब्लू होरिजन। यानी अगर आप किसी हिली एरिया में जाते हैं ना, कभी भी एक्सपीरियंस करके देखना, या कभी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ब्लू होरिजन अनइंटरप्टेड, जिसमें कोई भी इंटरप्ट ना कर सके। तो उसमें क्या एक्सपीरियंस होता है, उसमें ऐसा लगता है दूर से कि आसमान जो है कहीं ना कहीं पहाड़ों से, नीचे ज़मीन से मिल रहा है, उसको बोलते हैं अनइंटरप्टेड ब्लू होरिजन। वो इतना रिलीफ था, इतना शांति देने वाला था, फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। वो मतलब उसको देख के ही मेरे अंदर से, मतलब मैं बिल्कुल डीपली जो है आश्चर्यजनक हो जाती हूँ, बिल्कुल हैरान हो जाती हूँ। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इमेंसिटी होता ह्यूज, बड़ा, इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन, बट मेनली एट हाउ देयर कुड even have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass। मतलब उसकी जो इमेंसिटी है, इतना बड़ा है वो, उसके इतने बड़े एरिया को देख के, उसके आइसोलेशन, उसका अकेलापन, इसकी शांति को देख के, और सबसे मेन मुझे जो है किस चीज़ को देख के मैं वंडर होती, हैरान होती हूँ, वहाँ के बड़े बड़े इवन हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया, यस, मैं ये बात सोच के हैरान थी कि कभी इंडिया और एंटार्क्टिका एक ही ज़मीन के हिस्सा थे, यानी पहले दोनों मिले हुए थे, सेम लैंडमास, एक ही लैंडमास में आते थे दोनों, और आज वो अलग अलग है। वर्ल्ड के मैप में समझ सकते हैं आप ये सारी चीज़ें। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, देखिए हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि एंटार्क्टिका की हिस्ट्री क्या है, चलिए पढ़ते हैं। 650 मिलियन, 650 मिलियन कितना हो गया, 65 करोड़ है ना, 650 करोड़, सॉरी 650 मिलियन है ना, 650 करोड़ साल पहले की बात है ये। अ जायंट अमेल्गमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट। अमेल्गमेटेड क्या होता है, कंबाइन करना, कंबाइन फ्रॉम, किसी चीज़ से मिल के बनना, ठीक है। सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब होता है कि सदर्न का एक ऐसा लैंड मास जो बहुत सारी कंट्रीज जिसमें जुड़ी होती हैं, उसको बोलते हैं सुपर कॉन्टिनेंट।
यानी सदन में ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था। जो पुराने टाइम की बात करें तो ये बहुत सारी कंट्रीज इसमें आती थी, जिसका नाम था गोंडवाना। यानी 650 करोड़ साल पहले की अगर बात की जाए तो उस समय पे जो एंटार्क्टिका था वो क्या था, उसको सुपर कॉन्टिनेंट, सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे गोंडवाना के नाम से। उसमें ना मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज मिक्स होके एक की जगह पे थी। डिड इंडेड एग्जिस्ट, वो सब चीज़ें जो है लगभग इसके अंदर ही एग्जिस्ट करती थी। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका, यानी आज का जो एंटार्क्टिका है उसके बिल्कुल सेंटर में, यानी आज का जो एंटार्क्टिका है उसके बिल्कुल सेंटर में एग्जिस्ट करती थी ये सारी चीज़ें। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस समय चीज़ें बिल्कुल अलग थी। वुमेन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, जो हुमन है, मानव है, वो अब उसका मतलब कुछ भी संसार जो आज के टाइम में आप देख रहे हैं ना उसका वर्ल्ड, ऐसा कोई संसार नहीं था। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, उस समय की जो क्लाइमेट थी, जलवायु थी, बहुत ज़्यादा गर्म थी। होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, और उस समय पे बहुत ही फ्लोरा और फना का क्या मतलब होता है? फ्लोरा यानी प्लांट्स जिसमें आते हैं, फना मतलब एनिमल्स जिसके अंदर आते हैं। तो उस समय पे जो फ्लोरा एंड फना थी बहुत ही डिफरेंट थी। यानी आज के टाइम की जो प्लांट्स आप देख रहे हैं उस समय पे अलग होते थे, एनिमल्स भी अलग अलग मिलते थे, काफ़ी बड़ी मात्रा में मिलते थे पहले के टाइम में। फॉर 500 ईयर्स मिलियन ईयर्स, यानी 500 करोड़ साल गोंडवाना थ्राइव्ड, गोंडवाना जो है फलता फूलता रहा, बड़ा था, काफ़ी अच्छे से स्टेबल था वो। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, वाइप्ड आउट का मतलब होता है गायब हो जाना, लेकिन उस समय तक डायनासोर जो है धीरे धीरे गायब हो गए थे। एंड द एज ऑफ मैमल्स गोट अंडर वे, देखिए मैमल्स क्या होता है? मैमल्स मतलब वो एनिमल जो अपने मतलब अदर एनिमल्स को बर्थ करते हैं, उनको अपना मिल्क पिलाते हैं, उनको मैमल्स बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग एक बहुत बड़ा मैमल का एग्जाम्पल है, इसको याद रखना। तो कहते हैं कि उसके बाद धीरे धीरे मैमल्स की एंट्री हुई, यानी पहले मैमल्स कम थे, उसके बाद धीरे धीरे मैमल्स आए। पहले डायनासोर्स बहुत ज़्यादा थे, सुना भी होगा सबने डायनासोर्स के बारे में, टीवी में देखा भी होगा। तो वो डायनासोर्स धीरे धीरे जो है वाइप्ड आउट, गायब हो गए। मैमल्स गोट अंडर वे, द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। अब जो लैंड मास का जो एरिया था वो धीरे धीरे उसमें जो है अलग अलग कंट्रीज बनती गई। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टूडे, और धीरे धीरे ग्लोब का जो है शेप इस तरीके से हो गया जो आज हम जानते हैं, आज के टाइम वाला। टू विजिट एंटार्क्टिका, थोड़ा सा चैप्टर में कुछ वर्ड थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही रिलेट कर रहा है ये ज्योग्राफी से। जिस बच्चे ने ज्योग्राफी को ध्यान से पढ़ा है वो अच्छे से इसको समझ सकता है, और मैप की हेल्प से तो और भी अच्छे से आप समझ सकते हैं। टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, यानी एंटार्क्टिका पे विजिट करना उसकी हिस्ट्री का पार्ट होने के बराबर है। टू गेट अ ग्रास्प वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बाय हेडिंग, यानी उस स्थान को समझना जहाँ से हम आए हैं और शायद उसी की ओर हम बढ़ रहे हैं। हीडिंग होता है मतलब वो आगे कहाँ जा रहा है, उसकी किस तरफ बढ़ रहा है। इट इज़ अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कोर्डिलेरियन। कोर्डिलेरियन क्या होता है भाई? माउंटेन रेंजेस को बोलते हैं कोर्डिलेरियन, ठीक है। फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्स, ग्रेनाइट के पत्थरों के बारे में सबको पता है। ओजोन एंड कार्बन, एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन होता है गायब हो जाना, और एवोल्यूशन क्या होता है? ओरिजिन किसी चीज का। यानी इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? कोर्डिलेनियन जो लेयर्स हैं, और प्री कैम्ब्रियन जो ग्रेनाइट की पत्थरों के महत्व को समझना। ओजोन और कार्बन का विकास किस तरीके से हुआ, वो कैसे डेवलप हुआ, और कैसे उनका विनाश हुआ, किस तरीके से उनका एक्सटिंक्शन हुआ, यानी कैसे वो बड़े हैं और कैसे वो ख़त्म हुए हैं, ये सब समझना।
व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट, जब आप इन सब के बारे में सोचते हैं, दैट कैन हैपन इन मिलियंस ईयर्स, जो कि 1 मिलियन सालों के दौरान घटित हुआ या हुआ था ऐसा कुछ भी, इट कैन गेट प्रिटी माइंडेड ब्लॉगिंग। माइंड बोगिंग का क्या मतलब होता है? हिल जाना। माइंड बोगिंग कि अगर आप 1 मिलियन सालों के दौरान क्या कुछ हुआ है, ये सब बातें अगर आप सोचने लग जाओ ना, तो आपका दिमाग हिल जाएगा, आपका दिमाग हिल के रह जाएगा बिल्कुल। ऐसा कुछ मतलब इतना चेंज हुआ है। इमेजिन, देखिए सोचिए, आप कल्पना कीजिए, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, कि इंडिया जो है नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। पहले जो है वो अलग जगह थे साउथ की तरफ, और अब नॉर्थ की तरफ बढ़ता जा रहा है। जैमिंग अगेंस्ट, जैमिंग होता है टकराना, है ना। जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका। यानी ये क्या कह रहे हैं कि आप इमेजिन कीजिए कि इंडिया जो है वो नॉर्थ की तरफ बढ़ता जा रहा है ना। और एशिया की जो ऊपर की लेयर्स हैं, बकल इट्स क्रस्ट, उसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो एक दूसरे से टकरा रही हैं, उसके अगेंस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट टकरा रही हैं। एंड फॉर्म द हिमालयस, और फिर हिमालय जो है बढ़ता जा रहा है, उसी से जो है क्रस्ट हो के वो जो है उसकी लेयर्स कट कट के हिमालय की तरफ बढ़ती जा रही हैं। साउथ अमेरिका जो है वो धीरे धीरे हिल रहा है, ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में मिलता जा रहा है। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर। सर्कमपोलर यानी अंटार्कटिका की पास का जो करंट का एरिया है, सर्कमपोलर करंट, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीजिड। फ्रीजिड होता है कि जम जाना एकदम से। डिसोलेट, डिसोलेट मतलब अनपेशेंट बोल सकते हैं। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, यानी दक्षिण अमेरिका जो है, मैंने अभी बताया कि वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ जो मिलते हुए उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। और ओपनिंग ऑफ द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर। एक कोल्ड सर्कमपोलर जो है उसका जो करंट है वो ड्रेक रास्ते को खोलते हुए अंटार्कटिका का जमा हुआ जो फ्रिजिड, अंटार्कटिका का जो फ्रिजिड पार्ट है, डेसोलेट, वो अब जो है ऐसा लग रहा है कि वो उसमें धैर्य नहीं रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है, बंजर हो गई है वो जगह। एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बॉटम की तरफ, नीचे की तरफ। ऐसा मतलब चेंज आ रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये चेंज आ रहा है, ठीक है ना। जियोग्राफिकल फिनोमिना है जिसकी वजह से हम ये हिस्ट्री अच्छे से समझ सकते हैं। आगे है फॉर अ सन वर्शिप। ये देखिए, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में आपको दिखाई दे रहा है, पेंगुइन भी वहां पर मिलते हैं, और ये शिप है उनका। देखिए, फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन। अब साउथ इंडियन क्यों बोला है यहाँ पर? जो तिशानी दोषी जी हैं वो साउथ की रहने वाली हैं और वो लोग सन की पूजा करते हैं, तो कहते हैं फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, यानी सूरज की पूजा करने वाले किसी साउथ इंडियन की तरह, जैसे कि मैं हूँ। 2 वीक्स इन अ प्लेस, 2 हफ्ते एक ही जगह पर रहना, और जगह कैसी? वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड, जहाँ पे पूरी अर्थ का 90% अर्थ जो आइस है वो पाया जाता है। यानी ऐसा लगता है कि पूरी अर्थ का 90% आइस यहीं पर मिलता है। इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्टस। चिलिंग प्रोस्पेक्टस, चिलिंग मतलब ठंडा, चिल्ड कर देने वाला, और प्रोस्पेक्टस मतलब आपका नज़रिया, मतलब कहते हैं कि एक तरह से हमारे लिए एक डरावना एक्सपीरियंस था। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी यानी ब्लड सर्कुलेट करना, है ना। कहते हैं सिर्फ सर्कुलेटरी के लिए नहीं, एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस। मेटाबॉलिक होता है पचाना किसी चीज़ को, कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन में ही गड़बड़ नहीं हुआ,
वहाँ पे जाना, यानी एक इतने गर्म एरिया, साउथ पार्ट सबको पता है कि इंडिया का जो साउथ पार्ट है वो गर्म है, और वहाँ से 90% आइस पूरे वर्ल्ड की जहाँ मिलती है अंटार्कटिका पार्ट में, उस जगह पे जाना तो एक बहुत ही डरावना चिलिंग एक्सपीरियंस था उनके लिए। तो वहाँ पे जाने के बाद उनका सर्कुलेटरी सिस्टम, मेटाबॉलिक फंक्शन सब कुछ चेंज हुआ, बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन, लेकिन सिर्फ कल्पना के लिए भी इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स। तो कहते हैं कि ये मतलब वहाँ का जो इनका एक्सपीरियंस था, तिशानी दोषी जी बताते कि अंटार्कटिका पे विजिट करने के बाद इन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया है उस जगह पे जाके चलना, वो किसके बराबर बताया, पिंग पोंग बॉल। पिंग पोंग बॉल देखिए आपने, जिसके ऊपर मतलब बॉल एक, जिसके ऊपर कभी कभी देखा हो आपने, एक्सरसाइज करते हैं हम, पिंग पोंग बॉल के ऊपर बैलेंस करने के बराबर है। यानी ये कहते हैं कि टेबल टेनिस में यूज होती है आई थिंक। पिंग पोंग बॉल के ऊपर अगर आप खड़े होने की कोशिश करते तो ऐसे ऐसे मूव करेगी ना बॉल, तो सर्कल शेप में है। तो कहते हैं पिंग पोंग बॉल एक बहुत सी बड़ी पिंग पोंग बॉल के ऊपर खड़े होकर अपना बैलेंस बनाने के बराबर था वहाँ पर चलना। और कैसी जगह वो, डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर, जहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान का नामो निशान नहीं था। बिल बोर्ड्स, नो ट्रीज, कोई पेड़ पौधे नहीं वहाँ पे। बिल बोर्ड्स होता है एडवर्टाइजमेंट वाले बोर्ड, यानी आप सिटी में, किसी भी सिटी में जाते तो आपको जगह जगह बोर्ड दिखाई देंगे, लेकिन वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट बोर्ड नहीं था, कोई बिल्डिंग्स नहीं थी। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव, आप वहाँ पर हर तरह के जो है, जो भी दृश्य देखते हैं वो सभी वहाँ जो है अर्थ से रिलेट करने वाले सारे दृश्य वहाँ गायब हो जाते हैं। एंड टाइम है, और यहाँ का समय भी। द विजुअल स्केल, अगर आपका जो नज़रिया है, रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी मिजेस एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स एंड आइस बग्स एज बिग एज कंट्रीज। मतलब अगर आप बात करें कि वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक चीज़ें मिल जाएं, जैसे मिजेस एंड माइट्स, यानी कीड़े मकोड़ों को बोलते हैं, कीड़े मकोड़े या फ्लाइज वगैरह जो भी हैं, से लेके ब्लू व्हेल्स तक। ब्लू व्हेल्स तक कितना, मतलब एक छोटे से इंसेक्ट से लेके बड़े से बड़े एनिमल तक। ब्लू व्हेल सबसे बड़ी फिश होती है। एंड आइस बग्स, यानी बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े, एज बिग एज कंट्रीज, इतने बड़े हैं वहाँ पे आइस बग्स, इतने बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं जैसे कि बहुत बड़ी कंट्री हो। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज, सबसे बड़ा साइज बताते हैं वहाँ का कैसा होता था। सबसे बड़ा साइज जो है वहाँ पे बेल्जियम की साइज, बेल्जियम जो कंट्री है उसके साइज के बराबर बहुत बड़ा आइस के वहाँ पे बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं। खेलने वाली बर्फ नहीं मिलती वहाँ। डेज गो ऑन एंड ऑन ऑन इन सरिल, सरिल होता है ड्रीम, 24 आवर्स, मतलब वहाँ पे दिन बीतते गए, इन्होंने काफ़ी दिन वहाँ स्पेंड किए थे, तो कहते हैं 24 आवर्स जो है 24 घंटे के जो दिन थे वो अजीब से कैसे बीतते इनके। एस्ट्रल समर लाइट, यानी सर्दियों की रोशनी में दिन तो निकल जाता था। एंड उबिक्यूटस, उबिक्यूटस मतलब हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा, साइलेंस, बहुत ज़्यादा साइलेंस रहता है वहाँ हर जगह पे। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवेलेंच, एवेलेंच क्या होता है, पहाड़ से बर्फ का गिरना। और काल्विंग आइस शीट्स, यानी बड़ी बड़ी आइस शीट्स, ऊपर से बर्फ गिरती है जो बड़ी बड़ी आइस शीट्स अलग अलग होती है। कॉन्सिक्रेट्स, कॉन्सिक्रेट्स होते हैं एक होली प्लेस मान सकते हैं आप, पवित्र जगह। द प्लेस, यानी कभी कभी वहाँ पे बर्फ जो है, बर्फ के टुकड़े ऊपर से अलग होते हुए आप देख सकते हैं, बर्फ की बड़ी बड़ी पट्टियाँ गिरते हुए देख सकते हैं। इट इज़ एन इमर्सन, ये एक तरह से एक सीन है, एक तैयारी है। दैट विल फोर्स यू, जो आपको फोर्स करता है, बाध्य करता है, टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट, आपको अपनी जगह पर स्थिर रखने के लिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, कि आप अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में जानें कि किस तरीके से चीज़ें बनती हैं। एंड फॉर ह्यूमन्स, और मानव के लिए, द प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस इज़न्ट गुड। प्रोग्नोसिस का क्या मतलब होता है, एक्सपेक्टेशंस, कि
किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए इस तरह की जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो सही नहीं है, वो अच्छे नहीं है, इस तरह के जो भी लक्षण उनको वहाँ मिलते हैं। अब देखिए आगे आता है ह्यूमन इम्पैक्ट। ह्यूमन इम्पैक्ट यानी मानव के ऊपर इन सब का क्या इफेक्ट हुआ। ह्यूमन सिविलाइजेशन, अब सबको पता है कि मानव के अंदर सभ्यता तो आई है, मानवीय जो सभ्यता थी हैव बीन अराउंड फॉर अ पाल्ट्री, पाल्ट्री होता है वेरी शॉर्ट, फॉर अ पाल्ट्री 12,000 ईयर्स, यानी मानव के अंदर जो चेंज आया है, ह्यूमन सिविलाइजेशन जो आई है वो 12,000 से भी कुछ समय पहले ही आई है। बेयरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, यानी जियोलॉजिकल क्लॉक की कुछ सेकंडों के बराबर। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, और इस छोटे से समय में वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस। रकस क्या होता है? रकस इचिंग, यानी एक आर्ट फॉर्म है प्रिंटिंग की। ये मतलब इस छोटे से समय में ही हम सब जो है, हम सब ने काफ़ी कोशिशें की हैं। क्वाइट अ रकस इचिंग आवर डोमिनेंस ओवर नेचर। डोमिनेंस ओवर नेचर का क्या मतलब होता है कि प्रकृति के साथ हमने बहुत कुछ जो है अपने पावर को आजमाने की कोशिश की है। विद आवर विलेजेस, कैसे की है हम लोगों ने, मतलब ह्यूमन बीइंग का ही काम है ये। उन्होंने विलेज बनाए, गांव बसा दिए हैं, टाउन्स बनाए हैं, सिटीज़ बनाई हैं, मेगा सिटीज़ बनाई हैं, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ को बोलते हैं मेगा सिटीज़। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, अब ह्यूमन का क्या काम है, उन्होंने सिर्फ पॉपुलेशन ही इंक्रीज की है। तो जिस तरीके से रैपिड इंक्रीज होता जा रहा है पॉपुलेशन के अंदर, हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द अनमिटिगेटेड, अनमिटिगेटेड का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, निरंतर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। यानी जिस तरीके से इतनी तेज़ी से जो जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इससे क्या है, जो आगे आने वाली जो भी स्पीसीज़ हैं, जातियाँ होंगी एनिमल्स की या किसी भी तरह की, उन सब के लिए हमने लिमिटेड रिसोर्सेज कर दिए, यानी रिसोर्सेज कम हो गए हैं और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उनकी खपत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो फॉसिल फ्यूल है मतलब हमने ना जो बाकी स्पीसीज या बाकी प्रजातियां हैं उनको, उनकी लाइफ में आगे हम स्ट्रगल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो कार्बन है, ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो ब्लैंकेट है, एक तरह से उनका जो आवरण है वो बना दिया है हमने चारों ओर संसार में, और जिसकी वजह से जो हमारे खनिज हैं, फॉसिल फ्यूल हैं, वो एक तरह से ख़त्म होते जा रहे हैं। और धीरे धीरे अब क्या होगा, विच इज़ स्लोली बट श्योरली, धीरे धीरे होगा लेकिन पक्का होगा, इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, इससे पूरे संसार का टेम्परेचर जरूर बढ़ेगा। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड, यानी कॉन्टेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। देखिए क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है वो आज के समय में सबसे बड़ा कंटेस्ट का, विवाद का एक मुद्दा बन गया है एनवायरमेंटल डिबेट के बारे में। यानी इन्वायरमेंट के बारे में अगर हम किसी भी मुद्दे पर बहस करें तो क्लाइमेट चेंज इसका सबसे बड़ा एक मुद्दा बन चुका है। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली, क्या जो वेस्ट एंटार्क्टिक है यानी पश्चिमी अंटार्कटिक जो बर्फ़ की जो एक सीट है यानी चादर है, क्या वो पूरी तरह से पिघल जाएगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट द डिसरप्टेड, डिसरप्टेड होता है उसका बहाव बढ़ जाना, क्या गल्फ स्ट्रीम जो है, गल्फ स्ट्रीम ओशियन का जो करंट है वो ऐसे ही बढ़ता जाएगा? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, क्या इस संसार का एंड आ जाएगा जैसा कि हम जानते हैं? मे बी नोट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों तरह के काम हो सकते हैं, है ना। आइदर वे एंटार्क्टिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट, क्रूशियल होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन दिस डिबेट। एंटार्क्टिका इस डिबेट का सबसे मेन मुद्दा हो सकता है, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड which has never sustained a human population,
केवल इसलिए नहीं, केवल इसलिए नहीं कि यही एक पूरे संसार में एक ऐसी जगह है जहां पर ह्यूमन बींग का यानी मानव की पॉपुलेशन का नामो निशान भी नहीं है, मतलब वहां पे परमानेंट कोई नहीं रह सकता। एंड देयर फोर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन in the respect, but more importantly because it holds it in its ice coats 500,000 years old carbon records trapped in its layers of ice. मतलब इस तरीके से अंटार्कटिका मेन मुद्दा नहीं है, केवल इसलिए कि यहाँ पर किसी भी तरह की ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं पाई जाती, बल्कि ये कितनी साफ सुथरी जगह रही है इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ जो है 500,000 बर्फ़ जो है 500,000 साल पुराने जो कार्बन के रिकॉर्ड पाए जाते हैं बर्फ़ की सतह पर, वो जो है बर्फ़ की सतह पर वो बंद है। इस वजह से भी मतलब पहले टाइम में भी देखिए कार्बन तो होती ही थी, लेकिन उस टाइम पे वो फ्रीजिड हो जाती थी, फ्रीजिड मतलब जम जाती थी। और अगर हम उनका अध्ययन करना चाहते हैं ना, उन सब के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामाइन द अर्थ पास्ट, अर्थ के पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में। तो ये लाइन स्टार्टिंग में भी आई थी, फिर से रिपीट हुई है कि अंटार्कटिका इसके लिए सबसे बेस्ट जगह जानी जाती है। अब आते हैं, इन्होंने बताया था, मैंने भी बताया था आपको कि तिशानी दोषी जो जी हैं जो वो अपने स्टूडेंट ऑन आइस ग्रुप जो है एक प्रोग्राम किया था उन्होंने, उसी के वजह से अंटार्कटिका को उन्होंने विजिट किया था और वो अपने बच्चों के ग्रुप को लेकर गए थे वहाँ पर। तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम था ये। आई वॉज वर्किंग विद ऑन द स्कूल स्काई, ये स्कूल स्काई पर काम कर रहे थे इसी प्रोग्राम के लिए। एम्स टू डू, और इसका एम क्या था, इसका उद्देश्य क्या था इस प्रोग्राम का, एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि हाई स्कूल के बच्चों को इस संसार के किनारे पर ले जाना, एंड प्रोवाइडिंग दैम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, और उनको प्रोवाइड करना, क्या प्रोवाइड करना, इंस्पायरिंग एजुकेशन, उनको प्रेरणा देने के लिए जो है एजुकेशन देना, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ देना, विच विल हेल्प दैम, जो उनकी हेल्प करेगी, फोस्टर ऑन न्यू अंडरस्टैंडिंग, उनको जो है एक नई समझ पैदा करेगी उनके अंदर, एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लानट, और जिसकी वजह से वो हमारे प्लानट की रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ। ये जो प्रोग्राम है 6 साल से चल रहा है। हेडेड बाय कैनेडियन जोफ, देखिए इसके जो हेड हैं वो कनाडा के हैं, जोफ ग्रीन नाम है उनका, हु गोट टायर्ड ऑफ क्रिएटिंग कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे। ये उन लोगों को बदले में मतलब जो बहुत ही फेमस लोग हैं, स्पेशली जो रिटायर्ड लोग हैं या फिर रिच पीपल हैं, या बहुत ज़्यादा जो एक्साइटेड हैं वहाँ जाकर, ये उनको वहाँ ले जाकर थक चुके हैं, उन लोगों ने बदले में बहुत कुछ लिमिटेड दिया है, मतलब बहुत कुछ सीमित मात्रा में ही बताया है। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस, यानी इतने सारे लोगों को इन्होंने नॉलेज दी इसके बारे में, लेकिन विद स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम था वो तिशानी दोषी जी ने इसलिए किया था ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, बच्चे क्या है, हमारी फ्यूचर जनरेशन है, कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है ये बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को कर सकती है, आगे इस मैसेज को लोगों तक पहुंचा सकती है। अगर वो अवेयर होंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी भी अवेयर हो सकती है। और पॉलिसी मेकर्स, क्योंकि ये लोग क्या हैं, हमारे आगे आने वाले समय के पॉलिसी मेकर हैं, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हैं एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू अब्जॉर्ब, लर्न एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्ट, यानी अपनी उम्र में जीवन को बदल देने का अनुभव ये लोग इसी एज में इसको ले सकते हैं, इस एक्सपीरियंस को, और वो सीखने में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। द रीजन द प्रोग्राम हैज़ सो सक्सेसफुल, ये जो इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी जो सफलता है उसका कारण क्या है, इज़ बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल, यानी साउथ पोल के पास बिना इससे प्रभावित हुए, नॉट बी अफेक्टेड बाय इट,
मतलब ये इम्पॉसिबल था इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी सफलता का कारण है ये कि जो साउथ पोल है उसके पास बिना इससे इफेक्ट हुए, बिना इससे प्रभावित हुए इसके पास जाना असंभव है। इट्स ईजी टू बी ब्लेज, ब्लेज होता है अनइंटरेस्टेड। इट्स ईजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स। मतलब ये बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स, पोलर आइस कैप्स के मेल्ट हुए बगैर वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन, जब आप कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं ऑफ आवर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड, हमारे रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा इस हिस्ट्री में। उन्हीं सब की बात की जा रही है यहाँ पर कि हमारे जो रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हैं उन पर उनके कंफर्ट जोन में बैठकर जो है इस आइस के बारे में, ये ब्लेज जो है इस आइस पोलर आइस कैप्स के बारे में पता करना, उनके बारे में जानना बहुत ही आसान है। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स, लेकिन जब आप खुद देखते हैं ग्लेशियर्स को रिट्रीटिंग होता है छोटा होते हुए, टूटते हुए, उनको छोटा होते हुए खुद देखते हैं ना। एंड आइस स्लेव्स आइट सेल्स कोलैप्सिंग, और आइस को खुद देखते हैं, बड़े बड़े जो आइस मेल्ट होते हुए या टूटती हुई देखते हैं। यू बिगिन टू रियलाइज, तो आपको खुद अनुभव होता है, आपको खुद रियलाइज होता है व्हेन यू दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल। यानी ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बातें वैसे बताएं तो शायद समझ नहीं आएंगी, लेकिन जब आप इनको अपनी आंखों से सामने देखेंगे तो आपको खूब समझ आता है कि किस तरीके से आइस, इतनी बड़ी बड़ी आइस जो कि एक कंट्री के साइज़ की बड़े बड़े, इन्होंने बताया कि एक छोटा सा बेल्जियम का इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि बेल्जियम के साइज़ का सबसे बड़ा टुकड़ा इन्होंने देखा भी है। तो इतनी बड़ी बड़ी कंट्री के साइज़ की जब बर्फ़ पिघल के नीचे गिरती तो क्या है ये ग्लोबल वार्मिंग का ही एक इफेक्ट है जिसको आप वहाँ पे रियलाइज़ कर सकते हैं। एंटार्क्टिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, एंटार्क्टिका जो है बिकॉज ऑफ हर सिंपल, वहाँ का जो इकोसिस्टम है बहुत ही सिंपल है, एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इट्स द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस मतलब रिजल्ट, कि अंटार्कटिका जो है बहुत ही साधारण सा इकोसिस्टम है, वहाँ पर बहुत ही आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी बहुत कम उसमें चेंज आते हैं। इज द परफेक्ट प्लेस, सबसे परफेक्ट जगह है वो जिसके बारे में अगर आप वहाँ जाके खुद स्टडी करें, मतलब आप वहाँ जाके एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो आपको स्टडी किताबी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, वो ही स्टडी है आपकी। हाउ लिटल चेंजेस, आपको पता चलेगा किस तरीके से छोटे छोटे चेंज आते हैं इन्वायरमेंट में जिसके रिजल्ट बहुत बड़े होते हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक साइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, those grasses of the sea that nourishes and sustain, nourishes होता है बढ़ना, sustain जिंदा रहना, the entire southern oceans food chain, यानी यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से छोटे छोटे आकार की जो फाइकोप्लैंक्टन है, एक प्रकार के पौधे हैं, को ले समुद्र की वो घास, यानी छोटे छोटे पौधे जो होते हैं जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं उसको बोलते हैं फाइकोप्लैंक्टन, को ले वो समुद्र की घास जो पूरे साउथ उसको अगर हम देखें माइक्रोस्कोपिक फाइकोप्लैंक्टन को देखें, दोज ग्रासेस ऑफ द सी, जो समुद्र की ग्रास है, दैट नरिश, वो कैसे बढ़ती है, कैसे सस्टेन करती है, वहाँ जिंदा रहती है। द एंटायर सदर्न ओशियंस फूड चेन, वो पूरे सदर्न पार्ट की फूड चेन यानी फूड श्रृंखला जो है, भोजन श्रृंखला को बताते हैं कैसे वहाँ पे वो कायम रहते हैं। दीज सिंगल सेल प्लांट्स, ये बहुत ही सिंगल सेल, देखिए सेल के बारे में ये तो डीप स्टडी आपको साइंस में करनी पड़ेगी, साइंस के कुछ रिलेट करता है ये ज्योग्राफी से और साइंस से। दीज सिंगल सेल, अब सिंगल सेल या डबल सेल ये
कहाँ पर होते हैं, कौन से पार्ट में होते हैं प्लांट्स की, ह्यूमन बींग के, वो आपको वहीं पर बायो के चैप्टर्स में पता चलेगा। तो ये जो सिंगल सेल प्लांट्स हैं यूज द सन्स एनर्जी, वो सन की एनर्जी को यूज करते हैं टू एसिमिलेट कार्बन एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दैट वंड्रियस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोसेसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा होगा कि किस तरीके से सन की जो सनलाइट है, सूरज की धूप है, और कार्बन, इन सब को जो है एक साथ अवशोषित करके किस तरीके से एक नए ऑर्गन का इस्तेमाल किया जाता है, और उसी प्रक्रिया को जो है प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। साइंटिस्ट वॉर्न दैट, साइंटिस्ट जो है वो चेतावनी देते हैं दैट अ फर्दर डिप्लेशन ऑफ द ओजोन, अगर आगे भी इसी तरीके का डिप्लीशन हुआ, इसी तरीके से जो है डिप्लीट करना मतलब घटना ऑफ द ओजोन लेयर, अगर ओजोन लेयर इसी तरीके से घटती जाएगी, विच इन टर्न, जो बदले में क्या होगा, विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मैरीन एनिमल्स, मैरीन एनिमल यानी समुद्री जो जानवर हैं उन सब के, और बर्ड्स, जितने भी आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, ऑफ द रीजन, उस एरिया के, इन सब की लाइफ को इफेक्ट करेगी अगर इसी तरीके से ओजोन लेयर जो है वो डेप्लीट होती गई तो। इन द पैरेबल रीजन एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और इससे जो है पूरा ग्लोबल कार्बन साइकिल जो है इफेक्ट होता है। In the parable of the phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of the small things and the big things will fall into place. अब यहाँ क्या बताते हैं, फाइकोप्लैंक्टन की अगर हम बात करें तो जिंदा रहने के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, बड़ी चीज़ें तो अपने आप सही जगह पर हो जाएंगी। यानी अगर आप छोटी छोटी बातों के ऊपर नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे, तो बड़ी चीज़ें अपने आप सही होती जाएंगी। वॉक ऑन द ओशियन, अब उस ओशियन के ऊपर चलना कैसे होगा, ये लास्ट पैराग्राफ है, बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे। माई एंटार्क्टिका एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच, अब देखिए तिशानी दोषी जी अभी तक तो एंटार्क्टिका पर विजिट कर रही थी, अब वो वापस आ रहे हैं, आ गई हैं, तो अब बता रही हैं कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। तो कहते कि मेरा एंटार्क्टिका का जो एक्सपीरियंस था वॉज फुल ऑफ सच एपिफैनीज, एपिफैनी क्या होता है, मेमोरीज, स्वीट मेमोरीज। जब भी आप कहीं अच्छी जगह पे, नई जगह पे विजिट करके आते हैं तो आपकी काफ़ी सारी एपिफैनीज होती हैं, आपकी काफ़ी सारी स्वीट मेमोरीज होती हैं। तो ऐसे ही तिशानी जो दोषी जी कहती हैं कि मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत ही यादों भरा रहा है। बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ, लेकिन सबसे अच्छा एक्सपीरियंस इनका तब रहा जब ये एंटार्क्टिका के साउथ की तरफ 65.55 दूर रह जाते हैं। द स्कूल स्काई हैड मैनेज्ड, स्कूल स्काई जो है हैड मैनेज टू वेज, वेज क्या है, एक पीस ऑफ वुड बोल सकते हैं आप, कि स्कूल स्काई हैड मैनेज टू वेज हर सेल्फ इन टू अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। यानी स्कूल स्काई जो इनका जहाज़ था उसकी बात कर रही है, वो पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड के बीच में एक काफ़ी दूर तक बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई थी वहाँ पे, और इतनी हैवी थी वो आइस, इतनी दूर तक जमी हुई थी, फ्रीज थी बिल्कुल, कि जिसकी वजह से इनका जो स्कूल स्काई था, शिप था, वो आगे नहीं जा पाया, उसको आगे बढ़ने से रोक रहा था वो। द कैप्टन, अब इनका जो कैप्टन था उसने डिसाइड किया वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, कि हम सब जो है वापस मुड़ने और नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। बट बिफोर वी डिड, लेकिन इससे पहले वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन, कि हम सबको इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आप सभी जो है नीचे उतरें। द गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक क्या होता है, देखिए जैसे आपने एरोप्लेन में देखा होगा ना, स्टेयर्स लगे होते हैं ऊपर नीचे चढ़ने के लिए, उतरने के लिए, तो ऐसे ही
पैसेंजर के को उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए पानी के पास भी, यानी पानी पे शिप पे भी ये इसी तरीके से जो है गैंग प्लैंक एक सीढ़ी की तरह यूज़ की जाने वाली सीढ़ियाँ ही होती है। एंड वॉक ऑन द ओशियन, हम सब जो हैं जहाज़ के पास जो उन्होंने सीढ़ी लगाई थी वहाँ से ये नीचे उतरते हैं और समुद्र की ओर आगे बढ़ते हैं। सो देयर वी वर, और इसीलिए हम सब वहाँ थे। ऑल ऑफ 52, ये सभी 52 थे। ऑफ अस किटेड आउट इन जोरटैक्स के द्वारा, किटेड आउट इन जोरटैक्स एंड ग्लेयर्स, वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस होता कंप्लीट, यानी जोरटॉक्स और इन्होंने जो भी कपड़े पहने हुए थे वो सभी एक ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सफ़ेद चादर के ऊपर चल रहे हैं, बिल्कुल स्टार्क वाइटनेस दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, जो मतलब दूर दूर तक फैली हुई एक चादर जैसी लग रही थी इनको, ऐसे बर्फ जमी हुई थी। अंडरनीथ आवर फीट, हमारे कदमों के नीचे, वॉज अ मीटर थिक आइस पैक, बहुत ही मोटी बर्फ थी। एंड अंडरनीथ दैट, और उसके नीचे 180 मीटर ऑफ लिविंग, 180 मीटर नीचे जो है लिविंग ब्रीदिंग साल्ट वाटर, सांस लेता हुआ जिंदा साल्ट वाटर यानी नमकीन पानी था, यानी समुद्र के पानी को ही बताया इन्होंने, एक्सप्लेन किया इतने अच्छे से। इन द पैराफ्री का मतलब जो आउटसाइड एरिया था। इन द पैराफ्री कैराबीटर सील, एक कैराबीटर क्या होता है, कैराबीटर सील यानी एक समुद्र का ही एक एनिमल का नाम है। वर स्ट्रेचिंग, वहाँ पर मतलब कुछ आसपास ही थोड़ी सी दूरी पे समुद्र के किनारे की साइड जो है एक कैराबीटर सील था जो कि अपने आप को स्ट्रेच कर रहा था। एंड सनिंग देमसेल्व्स ऑन आइस, और वो जो है बर्फ़ के टुकड़ों के ऊपर धूप सेक रहा था। आइस फ्लोज मच लाइक स्ट्रे डॉग्स, और किस तरीके से सेकते हुए, देखो उसकी कंपैरिजन किससे की है, स्ट्रे डॉग्स गली के कुत्तों से। विल डू अंडर द शेड ऑफ अ बैनियन ट्री, जो काफ़ी धूप की वजह से बैनियन ट्री के नीचे छाया में अपने आप को स्ट्रेच करते हैं। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवलेशन, रेवलेशन होता है ओपन आइज, मतलब ये एक तरह से आप कह सकते हैं रेवलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, एक तरह से खुली आंखों से देखा हुआ आप करिश्मा बोल सकते हैं, यानी किसी देवी देवताओं के चमत्कार से कम नहीं था। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, मतलब हर चीज़ रियल में कनेक्ट हो रही थी कहीं ना कहीं आपस में। 9 टाइम जोन्स, अब फिर से बताया है, स्टार्टिंग में भी बताया था, फिर से बता रही हैं आतिशानी दोषी जी कि उन्होंने अपनी एंटार्क्टिका की यात्रा में कम से कम भी 9 टाइम जोन को क्लियर किया। 6 चेक पॉइंट्स, 6 चेक पॉइंट्स पार की इन्होंने। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 बॉडीज ऑफ वाटर का मतलब है 3 वाटर सोर्सेज को इन्होंने पार किया था। एंड मैनी इकोस्पेयर्स, और बहुत सारे इकोस्पेयर्स, बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग एनिमल्स को या फिर एलिमेंट्स बोल सकते हैं आप। लेटर, बाद में, आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लानट, बाद में जो है इस प्लानट की जो ब्यूटी है, बैलेंस है, उसको देख के हम लोग बड़े वंडर थे, अभी तक हैरान थे, मतलब काफ़ी हैरान थे। हाउ वुड इट बी, किस तरीके से, हाउ वुड इट बी इफ़ एंटार्क्टिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज टू बी, क्या होगा अगर फिर से एंटार्क्टिका वही गर्म जगह बन जाए जो कभी पहले हुआ करती थी। विल वी बी अराउंड टू सी इट, और वुड वी हैव गोन द वे ऑफ द डायनासोर्स, क्या हम इसे देखने के लिए यहाँ होंगे, या डायनासोर और मैमथ्स, ये भी एक तरह के एलिफेंट ही होते थे, मैमथ्स और एंड वुली राइनोस, और जो राइनोस यानी गैंडे जो होते हैं।
मतलब क्या हम भी इनको देखने के लिए उस टाइम तक जिंदा बचेंगे कि ये दोबारा से अगर ऐसे ही बढ़ता रहा ग्लोबल वार्मिंग तो फिर से गर्म हो जाएगा एंटार्क्टिका। और अगर फिर से डायनासोर, मैथस और वुली राइनोस आ गए तो हुज टू से, क्या कह सकते हैं इसके बारे में। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स, लेकिन लगभग 2 हफ्ते उन्होंने वहाँ स्पेंड किए, 2 वीक वहाँ स्पेंड करने के बाद विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स, इतने सारे टीनेजर्स बच्चों के साथ, हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म, कौन विश्वास करेगा, कौन बिलीव करेगा टू सेव द वर्ल्ड। ऑल आई कैन से इज दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स। कहते हैं कि अब इस संसार को बचाना यही हमारा सबसे मेन मोटिव है। और मैं ये कह सकती हूँ कि 1 मिलियन वर्ष में, 1 मिलियन ईयर्स के अंदर काफ़ी कुछ घटित हो सकता है, बहुत कुछ चेंज आ सकता है। एक दिन में कितना फ़र्क पड़ता, मतलब एक दिन में चेंज आने वाला नहीं, ये काफ़ी सालों के कामों से ही ये इस तरीके का चेंज आ रहा है। तो किसी भी तरीके से अब हमें जो है अर्थ की ग्लोबल वार्मिंग को समझना होगा। इसको अर्थ की जो ब्यूटी है, लाइक अंटार्कटिका की यहाँ स्पेशली बात की गई है, तो उसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि कितना चेंज आया है गोंडवाना से आज की जो लाइफ है उसमें। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आवर चैप्टर थर्ड चैप्टर इज दिस जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो यहाँ यहीं पर जो है तिशानी दोषी की जो जर्नी थी अंटार्कटिका की, एंड से उन्होंने बताया कि एंड ऑफ द अर्थ यहीं पे हो जाता है, अर्थ का एंड हो जाता है। तो बहुत अच्छे चैप्टर है, बहुत डीपली मैंने आपको समझाया है, एक एक लाइन को एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आप सबके लिए ये बड़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की समरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।